गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो भैया। विंटर हॉलीडेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भैया। हॉलीडेज हो रही है ना, 3 जनवरी तक छुट्टी है। कलेक्टर ऑर्डर आ गया ना। अरे बहुत भारी ठंड की वो आई है भविष्यवाणी भैया। छुट्टी 3 तारीख तक छोटे बच्चों की। तो एफिडेविट देना है बस एक कि हम छोटे बच्चे हैं, वो आपको मिल जाएगी छुट्टी। और एक कलेक्टर ऑफिस में जाके एफिडेविट देना है अपने को कि हम छोटे बच्चे हैं, अभी भी नन्हे मुन्ने। नया चैप्टर होना है चालू। सबने देखने में क्या जाता है, उसके पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। वैसे सैटरडे और मंडे की हो ही गई है तुम्हारी। 25 की अभी पाइपलाइन में है, हो जानी चाहिए वैसे। अगर हमें इनवाइट किया गया विक्ट्री सेलिब्रेशन में तो हो जाएगी छुट्टी। नहीं बुलाया हमें तो नहीं होगी, क्लास लेंगे फिर। इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत छुट्टी हो रही है, तो जिनकी क्लास चल रही है उन्हें नहीं बुलाएंगे कि आप तो क्लास ही लो, रहने दो। ये तो गलत बात। और सदियों से जो कोर्स चलता चला आ रहा था, ये उसका आखिरी चैप्टर है। उसके बाद तो आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं जिन्होंने अभी मन्नत मांगी हो कि लंबू से कब पीछा छुटेगा हमारा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वापस वही सेंटेंसेस में रिपीट करूंगा जो आयनिक इक्विलिब्रियम के समय बोले थे। जानलेवा चैप्टर है ये, बड़ा काफी है और रिलेटिवली टफ चैप्टर्स में से आता है। बड़ा होने की वजह से अगेन जब भी आप इसको पढ़ें तरीका यही होना चाहिए कि सेक्शंस में इसको बांट लें। कुछ कुछ सेक्शंस ही टफ हैं, एक साथ पूरे चैप्टर को देखने में भले वो टफ लगे, बट देयर आर स्मॉल सेगमेंट्स जो इजी टू डू वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल होते हैं, आराम से बन जाते हैं। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी वाले भी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, आराम से बन जाते हैं। थोड़ा सा नर्स्ट इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल, वो आर्टिकल्स थोड़े से लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं। लॉग वगैरह की वजह से उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, बट मैनेजेबल है। 2 बार 3 बार रिवीजन के बाद अल्टीमेटली आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लकीली जैसा नीट का पैटर्न है, कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन अब बनता नहीं है, इनमें भी बेसिक वाला क्वेश्चन ही बनता है। रेडॉक्स से जस्ट बाद पढ़ने का पर्पस ये है कि यहाँ पे कुछ भी जो पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। और अगर मैं इस चैप्टर का सबसे आसान कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं तो मैं 4 रिएक्शंस लिख दूं और आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, तो आपको उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रो का कुछ कंसेप्ट नहीं लगाना है, आपको बस उसको चेक करना है अगर LHS टू RHS में चेंजेस दिख रहे हैं। इफ इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन तो वो इलेक्ट्रो में भी काम में आ जाएगी। इफ इट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन तो वो यहाँ के लिए भी यूजलेस है। ऐसा आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी भी सर्किट वगैरह में भी A से B की तरफ I यानी करंट का तीर बनाता हूं तो अपने को उससे उल्टी डायरेक्शन इज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो ये बोलने में आता है। तो अगर मैंने A से B की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट बताया तो B से A की तरफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में तो अपने आप हो गया ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि B से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां ऑक्सीडेशन डिफाइन हो जाएगा। A पे आ रहे हैं तो वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ के चैप्टर में कुछ भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिना नहीं समझा सकते। कुछ आसान और थ्योरेटिकल चीजों से चैप्टर पहला हेडिंग है कंडक्टर। लिखिएगा डेफिनेशन, person who sits next to the driver is called conductor.
सही है डेफिनेशन है। और लिखिएगा, substances which allow electric current to pass through them. Substances which allow electric current to pass through them are called conductors. They are of following two types. Substances which allow electric current to pass through them are called conductors. They are of following two types. तो ब्रॉड लेवल पे जाएं, अगर हम कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंसेस की कैटेगरीज बांटा करते थे तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, ऐसे कई तरीके के नाम हैं। हम सिर्फ कंडक्टर्स वाली कैटेगरी में ही डील कर रहे हैं, तो यहाँ इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, वो सब अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर प्लेन एंड सिंपल ऐसी चीज जिसमें आप करंट फ्लो होता देख पाए, विच अलाउज करंट फ्लो, वो के टैबुलर फॉर्म में हमने नाम लिखे। इनमें से लगभग सारे का सारा डिस्कशन जो आप फिजिक्स में करते हैं, दैट टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर लेफ्ट वाला मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। जो वायर के थ्रू करंट पास हो रहा है वो मेटेलिक कंडक्शन है। हम यहां कभी सर्किट बनाएंगे, सेल बनाएंगे, तो ऑब्वियसली एनोड कैथोड वाली रॉड या प्लेट किन्हीं मेटल वायर से भी जुड़ी होंगी, तो थोड़ा बहुत मेटेलिक कंडक्शन भी होगा। लेकिन हमारा प्राइमरी ऑब्जर्वेशन मेटल वाले की जगह रॉड जिस सॉल्यूशंस में डूबी है वहां किस तरीके का काम चल रहा है, वो सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से कंडक्शन करता है, वो ज्यादा समझाने की बात है। तो मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक और सॉल्यूशन कंडक्टर्स, ये है। इनको टेबुलर फॉर्म में कुछ कुछ अंतर लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 मेटेलिक वालों में लिख दें, conduction is due to free electrons. Conduction is due to free electrons. Conduction is due to free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह किसी जगह मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी बोला होता है, तो वो फ्री या मोबाइल वर्ड का मतलब एक ही है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में लिख दें, कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। मेटलिक वालों में कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले में कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। सेकेंड पॉइंट, no transfer of matter occurs. No transfer of matter occurs. No transfer of matter occurs. यानी अगर मैंने कहा कोई कॉपर वायर है, उसमें 1 घंटे तक कुछ एम्पियर का करंट पास हुआ, तो उसमें कोई मास या क्वांटिटी का इधर उधर नहीं हो रहा, ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं है वहां। यहां पे लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ मैटर occurs between electrodes and electrolytic solution. Transfer of matter occurs between electrodes and electrolytic solution. तो कई तरीके के प्रोसेसेस जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनमें कई बार इलेक्ट्रोलिसिस, जो जैसे इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी वगैरह में भी कई जगह काम में आती है प्रोसेस में, तो ऐसे कई जगह आपको चीजें दिखेंगी कि एनोड कैथोड, या तो वो रॉड खुद खर्च हो रही है तो आपको उस रॉड की मास थिकनेस में कमी दिखेगी, और वो जो चीज कन्वर्ट करके सॉल्यूशन में भेजेगा वहां इंक्रीज दिखेगा। या कई बार सॉल्यूशन में से जो चीजें हैं वो उस रॉड या प्लेट पे डिपॉजिट हो रही होंगी, तो सॉल्यूशन में कोई डिक्रीज और उस रॉड के मास थिकनेस में कुछ इंक्रीज होता दिखेगा। तो ट्रांसफर ऑफ मास या मैटर होगा
इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में बिटवीन द एनोड कैथोड वाले इलेक्ट्रोड्स एंड द सॉल्यूशन। तीसरा लिखिए, मेटलिक वाली तरफ है, नो केमिकल चेंज अकर्स, नो केमिकल चेंज अकर्स ड्यू टू, no chemical change occurs due to current flow, no chemical change occurs due to current flow। इसी वाले साइड, लेफ्ट साइड पे इस सेंटेंस के साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए, नो केमिकल चेंज वाले पॉइंट में ही है ब्रैकेट में, हाउएवर हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, however heating effect is observed, no chemical change occurs due to current flow, ब्रैकेट में लिखा है however heating effect is observed। वापस एक्सप्लेनेशन वही है, मेटल का वायर लिया, उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसमें कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं है, सीयू का वायर 1 घंटे तक करंट पास करने के बाद भी सीयू ही रहेगा, सीयू प्लस माइनस में कुछ कन्वर्ट होके या नया कंपाउंड बना रहा हो ऐसा नहीं है, देयर इज नो केमिकल एक्टिविटी। बट फॉर्मूला पढ़ते हो आप फिजिक्स में, I²R T, तो हीटिंग इफेक्ट वो जनरेट आप क्या हो रहा है वो निकाल सकते थे। यहां पे लिख दीजिए राइट हैंड साइड पे, केमिकल चेंजेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, chemical changes of oxidation and reduction occur due to current flow, chemical changes of oxidation and reduction occur due to current flow, ब्रैकेट में लिख दें, heating may also occur, heating may also occur, chemical changes of oxidation and reduction occur ब्रैकेट में, heating may also occur। हम जो सॉल्विंग करेंगे उसमें हीटिंग इफेक्ट इग्नोर्ड रहेगा, पर थ्योरेटिकली यहाँ पे भी आप अगर रॉड्स के थ्रू कोई बैटरी कनेक्ट करके सॉल्यूशन में कुछ करंट पास कर रहे हैं, सॉल्यूशन में कुछ टेम्परेचर वेरिएशन आ सकता है, सम हीटिंग इफेक्ट में अकर, लेकिन मेरा जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है केमिकल चेंजेस होने हैं। वो केमिकल चेंजेस बहुत सिंपल सीधे से हैं, अगर आपने कोई ए बी नाम का कंपाउंड का सॉल्यूशन ले रखा था और वो A प्लस बी माइनस में डिसोशिएटेड है, तो आपने कोई रॉड प्लस और माइनस की अगर उस सॉल्यूशन में डिप कर रखी है, तो ये सबसे सीधा सा काम है, जाके अटैच हो जाएगा और प्लस वाला माइनस वाले पे अटैच हो जाएगा। अगर ये बी माइनस ने इस पॉजिटिव वाले पे जाके धप्पा मारी तो इसको अल्टीमेटली डिस्चार्ज होकर, चार्जलेस होकर जीरो बनना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे लिखोगे बी माइनस, बी बन गया है, तो यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में -1 से 0 जाना इज ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसा बोलने में आ जाता। ऐसे ही ए प्लस वाला नेगेटिव वाले को छूकर चार्जलेस होगा, डिस्चार्ज होगा, तो ए प्लस बिकम्स ए के नाम पे आपको अपने आप ही वो रिडक्शन ही दिखेगा। दैट इज वाई हमने कहा इस चैप्टर में बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ होता ही नहीं। ये इस पॉइंट में लिखा है कि जहां भी करंट फ्लो होगा यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स में सम काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जरूर होते दिखेगा। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएं। पॉइंट नंबर 4 है कंडक्टर्स मेटलिक वालों में, लेफ्ट साइड पे, ओम्स लॉ इज ओबेड, ओम्स लॉ इज ओबेड but Ohm's law is obeyed, but Faraday's laws, Ohm's law is obeyed, but Faraday's laws of electrolysis are not applicable. Ohm's law is obeyed, but Faraday's laws of electrolysis are not applicable. तो जहां इलेक्ट्रोलिसिस होना ही नहीं है वहां फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या नियम बनाए थे उनका कोई लेना देना नहीं है। V बराबर आई आर ओम्स लॉ तो लगेगा, फिजिक्स वाला यहाँ पे आपको मेटलिक फिजिक्स वाला होगा, दुश्मन का नाम ले लिया मैंने। क्या करिए, रिकॉर्ड हो गया तो रिकॉर्ड हो गया तो क्या पूछ पढ़ लोगे मेरी? रिकॉर्ड हो गया, किसने बोला रिकॉर्ड हो गया? डरता हूं क्या मैं? फिजिक्स वाला बोल दिया दोबारा मैंने।
तुम्हारे लिए किस काम का है? तुम्हारा तो एलन वाला है, हैं? तुम चाहे कर कहीं से भी पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन होगा यहीं से तुम्हारा। कोई कौन जाने कब कौन कहाँ पहुंच जाए भैया। वैसे ही आजकल मर्जर वर्जर की खबरें उड़ रही हैं। तुम्हारे दिमाग में मत लगाओ, पढ़ो तुम तो क्या है लेफ्ट साइड पे अपन ने लिखा ओम्स लॉ इज ओबेड बट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर नॉट एप्लीकेबल। तो फैराडेज लॉज जो आप ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें फैराडेज लॉज में कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में कितना अमाउंट बनेगा, कितना करंट पास करना पड़ता है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। बट वो जहां इलेक्ट्रोलिसिस होगा वहीं एप्लीकेबल होंगे। तो इन अ मेटल वायर देयर इज नो इलेक्ट्रोलिसिस, वहां फैराडे लॉ का काम नहीं। राइट हैंड साइड में लिख दीजिए बोथ ओम्स लॉ and Faraday's laws are applicable. Both Ohm's law and Faraday's laws are applicable. Both Ohm's law and Faraday's laws are applicable. तो यहाँ पे सॉल्यूशन वाले जो आप अभी शुरू में न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूले जो फिजिक्स में यूज होते हैं, V इक्वल टू आई आर बराबर रो एल बाई ए, वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी यूज में होंगे। तो दे आर नॉट ओनली एप्लीकेबल, वो सॉल्यूशन पे भी अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन की भी रेजिस्टेंस, उसका 1/r, उसकी कंडक्टेंस, सॉल्यूशन के केस में भी कोई एल बाई ए सेल कांस्टेंट, वो सब डिफाइन होगा। एज वेल एज वो फैराडेज लॉज जो वहां एप्लीकेबल नहीं है, सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। फाइनल पॉइंट मेटलिक वाली साइड पे लिखेगा इंपॉर्टेंट करके, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, resistance increases with rise in temperature. Resistance increases with rise in temperature. ब्रैकेट में लिख दीजिए ड्यू टू increased vibrations of metal kernels. Due to increased vibrations of metal kernels. ये स्पेलिंग है KERNELS। कर्नल मतलब आर्मी का कर्नल नहीं भैया, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? COLONEL। अरे वाह भैया, तुम्हें तो भोजपुरी स्कूल में भी पढ़ाते हैं क्या ये सब? कर्नल में आर नहीं आता, कोलोनल है उसकी स्पेलिंग, बताओ। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, इसीलिए तो बोलते हैं। ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशंस ऑफ मेटल कर्नल्स। फिजिक्स में फॉर्मूला रेजिस्टेंस और टेम्परेचर वेरिएशन का पढ़ते भी हैं, समथिंग लाइक RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा कुछ। तो रेजिस्टेंस वो ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट, वो बढ़ता है अगर आप किसी मेटल को हीट कर रहे हैं। मेटल एटम्स या मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल कैरेक्टर बढ़ने से करंट फ्लो में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। उल्टा बोलना होता तो ऐसा बोलने में आता। मैं रेजिस्टेंस के टर्म में सेंटेंस लिख के छोड़ दे रहा हूं। राइट हैंड साइड पे लिख दीजिए कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ब्रैकेट में लिख दें ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉन वाले रुकावट बढ़ाता है और रेजिस्टेंस बढ़ गई, ऐसा बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट को हीट करने पे हम बोलते हैं आयंस फास्टर मूविंग हो जाएंगे, और वो आयंस ही अगर चार्ज कैरियर है तो हमें फायदा मिलेगा। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ब्रैकेट में ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। लास्ट पॉइंट में एग्जांपल्स के तौर पे मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में आप जो प्योर मेटल्स हैं वो भी मेटलिक कंडक्टर्स हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल से अगर एलॉयज आ रहे हैं तो वो भी मेटलिक कंडक्टर होंगे। और इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल, अगर ग्रेफाइट भी बोला जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन
दूसरी तरफ सॉल्यूशंस ऑफ एसिड कॉमा बेस कॉमा सॉल्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट वाली साइड पे लिख दीजिए। कर दीजिए, एक नोट लिख लें। ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, all electrochemical reactions, all electrochemical reactions involve, all electrochemical reactions involve flow of current, all electrochemical reactions involve flow of current which is opposite to direction of electron flow. All electrochemical reactions involve flow of current which is opposite to direction of electron flow. Hence, all such reactions are redox in nature. Hence, all such reactions are redox in nature. ये redox in nature वर्ड जो है, इनको और शुरुआत के जो वर्ड हैं ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, उसको अंडरलाइन कर दें। इस चैप्टर में एक्शन को आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते और चेक करने पे वो हमेशा रेडॉक्स भी निकलेगी। ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर, और लास्ट के वर्ड रेडॉक्स इन नेचर, ये कनेक्टेड सिचुएशन है। अगर इसी को मैं एआर फॉर्म में पूछ लूं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मस्ट बी रेडॉक्स, करेक्ट असर्शन है, और रीजन में ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसका करेक्ट रीजन या एक्सप्लेनेशन बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। जो वर्ड है इलेक्ट्रोलाइट, ये हम आयनिक में फ्रीक्वेंटली यूज कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी जो प्लस माइनस में टूट सके वो है इलेक्ट्रोलाइट। वो दो तरीके के होंगे। आयनिक में केवल वो कंपाउंड प्लस पानी चलता था, यहाँ पे फ्यूज्ड या मोल्टन शब्द भी, कंपाउंड को आयंस में तोड़ना अलाउड है। एक्वस NaCl, ये भी Na+Cl- देगा। फ्यूज्ड या मोल्टन NaCl बोला है तो भी Na+Cl- देगा। इलेक्ट्रोलाइट इज समथिंग विच कैन गिव आयंस इन देयर मोल्टन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन। कितनी तरह के हैं? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन, अल्फा नियरली 100%। मैं पूरे कंपाउंड्स के नाम नहीं लिखा रहा हूं यहां दोबारा, आयनिक में वो सब लिस्ट बनी हुई है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन है? SA यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, SB यानी स्ट्रॉन्ग बेस, और सॉल्ट में सारे ऑल सॉल्ट्स, ये सब अल्फा 1 वाले चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स। जिनका ज्यादातर पोर्शन अनआयनाइज रहना है और बहुत कम ही वो प्लस माइनस में टूटे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। अल्फा वेरी मच लेस देन 1 या 100%। इनमें एग्जांपल्स WaWb, वीक एसिड वीक बेस वाले हैं। वाटर खुद भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही आपने आयनिक में पढ़ा है। यहां मैं वीक एसिड के
और वीक बेस के नाम सारे दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, वो लिस्ट अपने पास आयनिक में अवेलेबल है। तरीका आपको याद हो तो हमने आयनिक में स्ट्रॉन्ग वाले बोले थे कि 5-6 स्ट्रॉन्ग वाले रट लो, उनके अलावा बाकी सबको वीक मानना होता है। न्यूमेरिकल का तरीका ये था कि अगर किसी का भी के भी दिया है तो वो वीक ही मानना है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होंगे उनके लिए केवल मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दी आती थी, कोई अल्फा या के भी उनके लिए नहीं दिया आता था। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन का क्या सर कभी काम पड़ेगा क्या? केवल एक थ्योरी क्वेश्चन में काम पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। अगर मैंने आपसे सिंपली ऐसा बोल दिया 4 कंपाउंड के 4 ऑप्शन में ना, सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोवाइड मैक्सिमम कंडक्टेंस, तो वो स्ट्रॉन्ग वीक से ही देख के बताना है, क्योंकि वो सबको आयंस में टूटना है और जिसमें आयंस ज्यादा बनने के चांसेस होंगे उसको आप बेस्ट मान लोगे। तो उसमें एक ऑड मैन आउट टाइप दे रखा होगा, 3 वीक 1 स्ट्रॉन्ग या 3 स्ट्रॉन्ग 1 वीक है, तो हाईएस्ट लोएस्ट कौन कंडक्शन करेगा वो नाम से आप पहचान सकते हो। वैसा एक क्वेश्चन यहां बन सकता है। यहां पर एक, अगर मैं आयनिक में शुरू में हम एक टॉपिक पढ़ते थे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, उसमें अल्फा का एक फॉर्मूला दैट इज अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ के डी अपॉन सी। तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ने से कंसंट्रेशन कम होती है, अल्फा बढ़ता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो आयनिक वाली वो इंफॉर्मेशन मैं यहां कैसे यूज करने वाला हूं। अगर मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया जो कि शुरुआत में वीक था, और वीक था तो उसका अल्फा कम रहा होगा। मुझे थ्योरी में आयनिक में पढ़ाया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, 4-5 फैक्टर्स आपने पढ़े, तो डाइल्यूशन, टेम्परेचर, वो सब यहाँ पे भी आएंगे। और वो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा ना होकर फैक्टर्स 1 रेजिस्टेंस वाला जो जी है कंडक्टेंस, उसके फैक्टर्स में वो सारे नाम आएंगे। मैं उसका एक्सप्लेनेशन यहीं पे बता दे रहा हूं कि क्यों मुझे डाइल्यूशन करने पे कंडक्शन में फायदा मिलेगा, क्योंकि हम ये वाले कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनमें आयंस की बात हो रही थी। तो मैं कोई वीक चीज लूं या कोई स्ट्रॉन्ग चीज लूं, एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा हर एक को डाइल्यूट करने से मुझे फायदा ही हो रहा था। तो स्ट्रॉन्ग के लिए आगे जाके रीजनिंग ये बनेगी कि उसका अल्फा में तो कुछ आप एनहांसमेंट नहीं कर पा रहे, वो अल्फा मैक्सिमम 1 पे बैठ, जितना आप डाइल्यूशन करते जाओगे, आपने मीडियम वहां बढ़ा दिया, तो मीडियम बढ़ाने से उन आयंस को फ्लो करने के लिए जो है वो आसानी होने लगती है, तो मोबिलिटी ऑफ आयन बेटर हो जाता है। इस सेंस में आपको फायदा मिला। लेकिन वीक के केस में तो आपको क्लियरली पता है क्या है फायदा आपका, क्योंकि अगर आप पहले अल्फा 10% पे बैठे थे तो डाइल्यूशन करते जाने से आपका अल्फा 20, 30, 40 बढ़ेगा और सीधे आपको इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, जो चीज पहले कम टूट रही थी अब ज्यादा टूट रही है, तो आयंस ज्यादा बनेंगे तो कंडक्शन बेटर मिलेगा। तो मैं अगर ऐसा सेंटेंस बोलूं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बदला, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बदला जा सकता है, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि आप उसको डाइल्यूशन करते करते सी में वेरी लो, अल्फा में वेरी हाई 10⁻1 पहुंचा सकते हैं, और जैसे ही उसका अल्फा 10⁻1 होगा आपको उसको वीक की जगह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल देना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर शब्द है वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बदला जा सकता है ऑन डाइल्यूशन, तो ये सही है। लेकिन अगर आपने बोला वीक एसिड या बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस बनाया जा सकता है बाय डाइल्यूशन, दैट इज रॉन्ग। इलेक्ट्रोलिटिक नेचर डाइल्यूशन से, बेसिक स्ट्रेंथ वो डाइल्यूशन से इंप्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप आयनिक पढ़ते हैं तो किसी एसिड का के, वो कई सारों के के दिए होते थे, तो आप जिसका के बड़ा है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोलते थे। कई के भी दिए हैं तो के भी हाईएस्ट वाले को स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोलते हैं। तो के भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के अलावा कभी चेंज नहीं होता। तो डाइल्यूशन से आप सिर्फ अल्फा बढ़ा सकते हो। अल्फा पे निर्भर डेफिनेशन किसकी है? इलेक्ट्रोलाइट की। तो जैसे ही अल्फा में इंक्रीज आएगा, इलेक्ट्रोलाइट में सुधार हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वीक से स्ट्रॉन्ग बदला जा सकता है, लेकिन एक खराब एसिड बना सकते। अगर एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो पानी मिलाने पे एसिटिक एसिड बढ़िया एसिड हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अगर एसिटिक एसिड वीक एसिड है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप एसिटिक एसिड में पानी मिला के उसको HCl जैसा काम नहीं करा सकते। लेकिन
एसिडिक एसिड का अल्फा कम था, पानी मिलाने से उसका अल्फा 100% हो गया, तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि वो HCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वर्ड को के बी से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट को केवल अल्फा से मतलब है। जो अल्फा बढ़ा दे उसको आप फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक नेचर मान सकते हैं। एसिडिक बेसिक नेचर केवल अल्फा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ अल्फा डिपेंडेंट होती तो जितने अल्फा 100% वाले लोग हैं वो सब इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड होते ना। फिर आप ऐसा क्यों, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HCl HNO3 H2O सबसे अच्छा है, सारे अल्फा 100% वाले एक ही जैसे होते फिर, तो वो सब किसी और फैक्टर पे भी निर्भर करता है, नॉट ओनली ऑन अल्फा। तो लिखिएगा स्टामक में, ये चीज तो हमने लिखी थी। इसके आगे देख, हेंस वी कैन से दैट, ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं पहले, बाय ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने अल्फा बढ़ेगा डाइल्यूशन पे ऐसा दिखा दिया। Hence we can say that, hence we can say that electrolytic nature, hence we can say that electrolytic nature increases on dilution. Hence we can say that electrolytic nature increases on dilution. ये जो अभी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उसी का AR फॉर्म ये होता कि अगर मैंने असर्शन में ये लिखा है वीक कैन बी कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, तो ये सही स्टेटमेंट है और इसका करेक्ट रीजन अल्फा बढ़ जाता है ऑन डाइल्यूशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। बट कैन वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना बोल के वीक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस कैन बी कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है, तो वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अल्फा बढ़ जाने से आप एसिड को वीक से स्ट्रॉन्ग या बेस को वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे। ये जो पहला सेक्शन है ये जिस जगह पे एंड होगा, जहां से आप टोटली एक नए सेक्शन में एंटर हो जाओगे, वो हेडिंग का नाम है कॉलरॉश लॉ। आप कॉलरॉश लॉ पे एंड करके फिर सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, व्हाट इज अ गैल्वेनिक सेल, एक इंटायरली डिफरेंट सेक्शन में एंटर हो जाएंगे। कॉलरॉश लॉ में 2 तरीके के नाम यूज में आएंगे। वन ऑफ द नेम्स इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, वन ऑफ द नेम्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हम दोनों पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में केवल मोलर कंडक्टिविटी वर्ड है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं। करेंगे वो ऐसा एक सिंबल होगा इन्वर्टेड वी जैसा, लेकिन इसका अलग से कोई ग्रीक नेम नहीं है, हम इसे लैम्डा बोला करेंगे। तो लैम्डा एम, लैम्डा EQ ऐसे वर्ड्स में बोलूंगा, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इनमें से इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। मैं रिवर्स में समझा रहा हूं मैं क्या अप्रोच पे चल रहा हूं। मेरे अल्टीमेटली काम की चीजें ये 2 लोग हैं, जो कॉलरॉश लॉ में भी बनेगा
कोलरॉस लॉ में भी इनके बारे में कुछ और बातें बताई जाएंगी। इनको निकालने के फॉर्मूले कुछ ऐसे बनेंगे। इनमें से ये के जैसा जो सिंबल है, इसको के भी बोल सकते हो आप, या ग्रीक अल्फाबेट कप्पा, ये कंडक्टिविटी वर्ड का नाम है। अब यहां से रिवर्स में सुनते चलिए क्या क्या करना है अपने को। आपके किसी भी क्वेश्चन जिसमें फिजिक्स की चीजें काम में आएंगी, उसका काम के तक पहुंचाना रहेगा आपको। अगर मुझे v इक्वल टू आई आर लगाना पड़ रहा है, r इक्वल टू रो एल बाई लगाना पड़ रहा है, 1/r को कंडक्टेंस g कहते हैं, 1/रो को कंडक्टिविटी कप्पा कहते हैं, ये सब मेन हीरो कौन है? लैम्डा एम, लैम्डा इक्विवेलेंट, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये मेटल्स में नहीं एग्जिस्ट करते, ये केवल सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होते हैं। लेकिन उससे पहले के वो दोनों तीनों चारों फॉर्मूले वो मेटलिक कंडक्टर्स पे भी लागू हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी लागू हैं। तो मेरे अगर इसका न्यूमेरिकल होगा और मैं ये फॉर्मूला लगवाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं फिजिक्स पूरा हिडन ही रह जाए, तो मैं रेडीमेड आपको कंडक्टिविटी इज दूंगा, सॉल्यूशन की मोलैरिटी दूंगा, आपने की और मोलैरिटी रखे, मल्टीप्लाई करके मोलर कंडक्टिविटी नाम की संख्या आ जाएगी। और मैं चाहता हूं उसमें थोड़ा बहुत फिजिक्स का यूज देशन में, तो कहानी कुछ ऐसे चालू हो रही होगी कि पहले वी और आई दिए थे, आर ढूंढवाया, फिर आर बराबर में वो आर पुट कर दिया, एल और ए दे दिए, फिर रो निकलवा दिया, फिर उस रो के 1/, से आप कप्पा तक पहुंच गए। ठीक है, तो दोस फॉर्मूला मे बी यूज, मे नॉट बी यूज, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला नाम लिख रहे हैं ऐसी डेफिनेशंस में, रेजिस्टेंस। लिखिए, प्रॉपर्टी which opposes flow of current, property which opposes flow of current. Property which opposes flow of current. रेयरली पॉसिबल ओम्स लॉ V बराबर आई आर कभी आपको लगाना पड़े, नहीं तो मोस्ट क्वेश्चंस में ये R डायरेक्टली दिया हुआ आ रहा होता है। रेजिस्टेंस इन ओम्स is the ratio of V by I, volt upon ampere. सेकेंड हेडिंग है कंडक्टेंस। property which helps in current flow. Property which helps in current flow, ब्रैकेट में लिख दे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कैपिटल जी 1/R, रेजिस्टेंस के उल्टे जी को कंडक्टेंस बोला गया है, और यूनिट्स रेजिस्टेंस वाले ओम से अपोजिट इस तरीके से लिखी जाती हैं। लेटेस्ट नोटेशन के हिसाब से कैपिटल एस लिखे आएंगे, उसी के पुराने नाम MHO, मो या ओम इनवर्स भी होते हैं। कुछ जगह वो ओल्डर यूनिट्स भी आ सकती है, ओम इनवर्स या मो या साइमंस कैपिटल एस, ऑल ऑफ दीज आर सेम, कंडक्टेंस की यूनिट है। थर्ड हेडिंग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या
resistivity स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर फिजिक्स केमिस्ट्री में आना स्टार्ट होता है। ये शुरुआत वाली चीज तो सेम है। अगर आप आर की प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं किसी वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली टू है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर के इनवर्सली है, तो वहां से L बाय A जो क्रिएट हुआ वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे हमने रो एक सिंबल यूज किया, उसी रो को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। आर ऑलरेडी हमारे पास था, L बाय A कंबाइंड मिला के उसको सेल कांस्टेंट बोल, G विद एस्ट्रिक साइन, G स्टार बोलेंगे हम इसको, तो G सिंबल से अलग है, G फॉर कंडक्टेंस है, G स्टार सेल कांस्टेंट का सिंबल। तो अगर आपको L सेंटीमीटर में और A सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होगा तो cm बाय cm स्क्वायर 1 बाय सेंटीमीटर या 1 cm इनवर्स ऐसी यूनिट बनेगी L बाय की। मीटर बाय मीटर स्क्वायर होता तो मीटर इनवर्स ऐसी यूनिट बनती इसकी। रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसी हुई? अगर ये चीज cm बाय cm स्क्वायर है तो cm क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जाके ओम के साथ, या फिर मीटर बाय मीटर स्क्वायर में जो ओम मीटर, ये ऐसी यूनिट रेजिस्टिविटी की आती। इतना सब कुछ तो सिमिलर है। अब हल्का सा यहाँ अंतर क्या है, हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में डील कर रहे हैं, हमारे पास कोई वायर नहीं है जिसकी लेंथ L की बात हो रही हो या उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात A हो रही हो, तो L और A के कॉम्बिनेशन का नाम तो वही है सेल कांस्टेंट जो वहां पे होता है, बट इंडिविजुअल नेम्स ऑफ L और A वहां से अलग है। यहां L का मतलब डिफरेंट है, A का मतलब डिफरेंट है, और L है जो सेटअप आप बनाओगे उसमें इलेक्ट्रोड वाली रॉड्स या प्लेट्स के बीच कंसिडर्ड एज L। और A भी उनके एरिया की बात होगी जो इलेक्ट्रोड रॉड या प्लेट्स है। इंडिविजुअली अगर मैं L और A अलग अलग दूंगा तो इस नाम से दूंगा, इलेक्ट्रोड्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऐसे दिया है तो वो L आपको पुट करना है 5 सेंटीमीटर, और एरिया में यहां दिया होगा वो सीधे आपको A में पुट करने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर ये एरिया एक साइड का है क्या, तो फिर दोनों साइड का मिला के मैंने इसे डबल गिना एंड ऑल। जो A दिया होगा वो सीधे A में आपको पुट करना है, वो एरिया नाम से सीधे दिया होगा। अब मेरे को जो चीज यहां पे काम में लेनी है और व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम फिजिक्स, वो है मैं इस रेजिस्टिविटी वर्ड की एक डेफिनेशन क्रिएट करना चाहता हूं। और डेफिनेशन अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी जगह प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के जब कोई कांस्टेंट यूज करते हो तो बाकी चीजों को यूनिटी बोलकर उस कांस्टेंट की डेफिनेशन देने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर काइनेटिक्स में रेट लॉ ऐसा लिखा जाता है तो पहले ये R प्रोपोर्शनल टू A की पावर X B की पावर Y होता था, वो कांस्टेंट आपने रेट कांस्टेंट के वहां लगाया तो आपको K की डेफिनेशन ऐसी लिखी मिलेगी कि जब यूनिट कंसंट्रेशंस ली जाती हैं उस समय के रेट को रेट कांस्टेंट बोला जाता है। ऐसी कुलाम्स लॉ अगर है F बराबर K Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो डेफिनेशन K के लिए ऐसी बनी है, इफ यूनिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। तो ज्यादातर चीजों को आप 1 रखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां पर रो का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो आर का ही नाम था ना, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर,
तो मैं उस रो को किसी पर्टिकुलर केस के आर के बराबर डिफाइन करना चाहता हूं, रो इक्वल टू आर ये दिखाना चाहता हूं, और मुझे दिख रहा है रो इक्वल टू आर कब हो जाएगा, whenever g star is 1, whenever l by a g star is 1, तो मुझे रो इज इक्वल टू आर मिलेगा। ठीक है, अब फिजिक्स से यहां पे क्या अंतर है, एल बाय ए को 1 लाने के मैथमेटिकली इनफाइनाइट तरीके हैं, 2 बाय 2, 5 बाय 5, 10 बाय 10, 20 बाय 20, 100 बाय 100, हर बार कट के 1 1 1 आएगा, न्यूमेरिकली रो बराबर आर होगा। लेकिन मुझे एल बाय ओवर 1, मुझे एल अलग 1 बोलना है और ए अलग 1 बोलना है। ऐसे ही तो बाकी डेफिनेशन में भी होता है ना, भाई ये इक्वल टू आर तो मैथ्स के हिसाब से और बहुत तरीके से आ सकता है ना, ये वाला नंबर 2 आ जाए, ये वाला नंबर 1/2 आ जाए, तब भी के इक्वल टू आर आ जाएगा। डेफिनेशन कैसे बोलते हैं, ये अलग 1 होना चाहिए, ये अलग 1 होना चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। तो वैसे मैं एल बाय ओवरऑल को भी 1 चाहता हूं, इंडिविजुअली भी एल और ए 1 बोलना चाहता हूं, उस समय रो इज इक्वल टू आर, ये मेरी डेफिनेशन बनेगी। तो सर इससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा, एल बराबर 1 cm अलग बोलोगे आप, ए बराबर 1 cm स्क्वायर अलग बोलोगे, तो भी मैथ्स तो वही हो रही है ना। जब मैं एल को अलग 1 सेंटीमीटर बोलूं, अलग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलूंगा, तो कुछ मेरे पास एक तीसरी चीज है जो 1 क्रिएट होगी, जो फिजिक्स में नहीं थी। अब क्या करना है आपको, दिमाग में इस कमरे को वो एपरेटस मानना है जिसमें ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और नॉर्मली आपको डायग्राम जब बना हुआ दिखेगा तो वो जो बीकर जैसा हम बनाएंगे उसमें 2 डंडे कहीं बीच में लटका देते हैं, ये एक एनोड वाला डंडा है, एक कैथोड वाला है। पहले तो मुझे ये इमेजिन करना है कि वो सिलेंड्रिकल रॉड नहीं होके वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट है, और उनको कहीं बीच में नहीं लटकाया गया है, उनको बिल्कुल दीवार पे और दीवार पे चिपका दिया गया है। तो ये वाली पूरी दीवार क्या है, एक इलेक्ट्रोड प्लेट, दीवार क्या है, एक इलेक्ट्रोड प्लेट है। तो ए तो इनके ऊपर लिखा हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस है एल। अब अगर मैंने आपसे पूछा कमरे का वॉल्यूम कितना है, तो ए इंटू एल बोलने में ही तो आएगा, क्योंकि वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच करना था। एरिया में आप एल इंटू बी या बी इंटू एच, कोई 2 डायमेंशन ऑलरेडी यूज कर चुके थे, तीसरी और मल्टीप्लाई मार दी। सही बात है। तो इससे क्या होना है, इससे ये होना है कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 बातें एज्यूम करी। एक, इलेक्ट्रोड्स मेरे बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर हैं, वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर की तरह एक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो भरना है, ये कमरा लबालब पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है बिल्कुल भी। तो जब पूरा लबालब ये कमरा भरा हुआ है सॉल्यूशन से, तो जो आप ए इंटू एल करके वी निकालोगे, वो 2 वी का आंसर होगा। किसका, वी ऑफ द रूम का आंसर भी वही है और वी ऑफ द सॉल्यूशन का भी आंसर वही है, क्योंकि फुली भरा हुआ है रूम। अरे बात समझ में। तो मेरी डेफिनेशन केमिस्ट्री में कैसी बनी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उस समय के रेजिस्टेंस के बराबर होता है जब एपरेटस में यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भरा गया हो। मैंने डेफिनेशन एल और ए के टर्म्स में नहीं बोली केमिस्ट्री में, कैसा लिखा मिलेगा डेफिनेशन, रो इज इक्वल टू आर, उस समय का आर जब एपरेटस में यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मौजूद है। कहां से आया है वो यूनिट वॉल्यूम, अलग ए 1 लिया गया है और ए अलग 1 लिया गया है, इस तरीके से। ठीक है, एल और ए के जो मीनिंग है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, उसके नीचे ये 2 लाइनें लिख दें एक बार। अगर मैं एल 1 सेंटीमीटर और ए भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहा हूं, तो मेरे लिए जी स्टार एल बाय ए भी 1 है न्यूमेरिकली, और ए इंटू एल की मल्टीप्लाई से वी ऑफ द सॉल्यूशन भी यूनिट वॉल्यूम 1 cm³ काउंट हो रहा है। और ये लिखने के बाद
ये आपके लिए रो की डेफिनेशन बनती है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के टर्म्स में जो डेफिनेशन है। बस दीदी बस। तो दिस काइंड ऑफ सेटअप मीनिंग रो, या इससे अगली डेफिनेशन में भी यही अप्रोच है, कंडक्टिविटी में भी इसी तरह का कंसेप्ट है। आपको इलेक्ट्रोड्स को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट्स जैसा मानना है, जो किसी कंटेनर के बाउंड्री वॉल्स पे बिल्कुल अटैच्ड है, और वो कहीं इन बिटवीन मिडिल में नहीं है, ऐसा मान के चलना है। तो ए उनका एरिया है और उनके बीच के उस डिस्टेंस को हम एल काउंट कर रहे हैं। तो वो एल और ए का रेशो, तो वही फिजिक्स की चीज जी स्टार या सेल कांस्टेंट कहला रहा है। बट इस तरीके का डिजाइन मानने से मुझे एल और ए का मल्टीप्लाई को ऑफ द कंटेनर, और अगर फुल्ली इमर्स्ड है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलने का काम करना है। इसीलिए डेफिनेशन बनी कि अगर एल और ए आपने 1n1 लिए थे तो उससे ए इंटू एल 1 क्रिएट हुआ होगा, और उस समय रो इज इक्वल टू आर भी आ रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी यही बनी, रो उस समय के आर के बराबर है जब एपरेटस में यूनिट वॉल्यूम भरा गया होगा। किसी न्यूमेरिकल के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको और लिखा दे रहा हूं, और वो ये है कि जब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्वेश्चन में, तो आप न्यूमेरिकल के आर बराबर रो एल बाई फॉर्मूले में जो एरिया मैं बताऊं उसको सीधे ए में रख देना है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा सेंटेंस कहीं आगे पीछे लिखा आया कि शुरुआत में तो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैविंग एन एरिया ऑफ 100 cm स्क्वायर, और आगे की लाइनों में कहीं ऐसा बोल दिया गया उस समय का कप्पा निकालिए, उस समय का रो निकालिए, उस समय की मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, व्हेन द इलेक्ट्रोड प्लेट्स आर हाफ डिप्ड इन सॉल्यूशन, 1/4 डिप्ड इन सॉल्यूशन, तो उन शब्दों के क्या मायने हैं, उन शब्दों के क्या मायने हैं। पहले उसने आपको ए नाम से कुछ नंबर बताया, ए है आपके लिए जो आपको ए इंटू एल करने पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे सकता हो। तो अगर मैंने आपसे कहा इन दीवारों का एरिया समथिंग है, और आप उस पूरे एरिया में इंटू एल कर दे रहे हो, तो वो तो कमरे का वॉल्यूम आया है। अब अगर ये कमरा फुल्ली भरा हुआ था, यानी वो प्लेट सॉल्यूशन में पूरी डूबी है, तो वी ऑफ द रूम वी ऑफ द सॉल्यूशन एक ही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि दीवारों का एरिया तो ए नाम से कुछ है, लेकिन मैंने इस कमरे में जब कुछ सॉल्यूशन भरा तो ये पेंट वाली लकीर तक ही कमरा भरा हुआ है, ये डार्क वाला जो पेंट है उसी तक कमरा भरा हुआ है, तो मेरे को नहीं है ना, मेरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो एल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन
एरिया के नाम पे मुझे उसी पोर्शन से तब मतलब रह जाएगा जो इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन है, डिप्ड इनसाइड द सॉल्यूशन है। तो पूरा ये मानते हुए काम में लेना होता है कि फुल्ली इमर्स थे वो प्लेट्स उस सॉल्यूशन में, बट किसी भी क्वेश्चन में अलग से मेंशन आया कि वो आधे डूबे हैं, 1/3 डूबे हैं, 1/4 डूबे हैं, तो आपको ए उतने ही टाइम्स कम करके गिनना है, एल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख दीजिए इसी में, या कंडक्टिविटी के बाद लिख देंगे वो चीज। 4 नंबर पे लिख दें पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। सबसे इजी डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट क्या हुई फिर? अगर उस तरह की यूनिट है उसका 1/, बोलना है तो ओम इनवर्स की जगह तो एस बोलने में आ जाएगा। तो मीटर इनवर्स और एस मीटर इनवर्स, ऐसी यूनिट्स में कंडक्टिविटी मेजर होगा। दूसरा तरीका, एक और फॉर्मूला कप्पा या के कंडक्टिविटी का बना रहे हैं, आर रो एल बाय ए फॉर्मूला लिखा, और इसके आर और रो 1/ दूसरी साइडों में भेज दिए। तो ये तो 1/रो इधर कर लिया, ये आर 1/r एल बाय ए वही है। अब फॉर्मूला बन जाता है 1/रो इज के, ये 1/r इज जी, और एल बाय ए इज जी स्टार। कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। वर्ड्स में बोले तो कंडक्ट इक्वल टू है जी 1/r वाला कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इसी बॉक्स के नीचे वर्ड्स में लिख दें। और अगेन यहां की भी डेफिनेशन यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में वैसी ही बन जाती है जैसे रेजिस्टिविटी रो के लिए लिखी गई थी। तो इसका भी जो ओल्डर नेम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो वर्ड यही बता रहा है। कंडक्टेंस बोले तो जी, स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर केस। तो आप K इज इक्वल whenever G star is 1, K इक्वल टू जी होगा, ये उसकी डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो क्या बनता है डेफिनेशन? कंडक्टिविटी उस समय की कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है जब उस सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम लिया गया हो। जैसे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में है इक्वल टू उस समय का आर जब यूनिट वॉल्यूम लिया गया हो, वैसे ही कप्पा कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है उस समय के रो, उस समय की कंडक्टेंस के बराबर, उस समय के जी कंडक्टेंस के बराबर व्हेन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया गया हो। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। नाउ ये दोनों की डेफिनेशन में जो लाइन मैंने अंडरलाइन कराई, ये न्यूमेरिकली तो अपने को पता, ध्यान देना कि न्यूमेरिकली तो फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूले में चीज को सही जगह रख ही दोगे आप। ये जो लाइन है यूनिट वॉल्यूम शब्द आए थे कप्पा की डेफिनेशन में या रो की डेफिनेशन में, ये थ्योरी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। थ्योरी क्वेश्चन क्या होगा?
आपके पास आगे जाके जब वो दो डेफिनेशन और आ जाएंगी, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू, इनके बारे में आगे जाके ये पूछा जाएगा कि डाइल्यूशन पे इनका क्या होता है, और आप आंसर में कि दे बोथ इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, इंक्रीज होती है डाइल्यूशन पर, और रीजनिंग दी जाती है कि जब जब आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आइदर मोबिलिटी ऑफ आयंस या वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा बढ़ गया होगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाने से इनको फायदा मिलता है। इनके दोनों के नामों में मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी शब्द आ रहा होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसके नाम के एंड में भी कंडक्टिविटी शब्द आ रहा होगा। नाउ देयर इज अ थर्ड नेम कॉल्ड कप्पा, जिसका नाम कंडक्टिविटी ही है। तो ऐसे तीन लोग होंगे आपके पास जिनके नामों में कंडक्टिविटी वर्ड सुनने को मिलेगा, अकेला कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेकिन जब मैं डाइल्यूशन का कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो ये तीनों एक ही ग्रुप में नहीं चलेंगे, और ये दोनों तो इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन बोलने में आएगा और ये वाला डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन बोलने में आएगा, और उसके तार इस डेफिनेशन से ही जुड़े हैं। क्योंकि जब आप डाइल्यूशन की बात करोगे तो ये वाला बंदा बोलेगा कि मैं कंडक्टिविटी तो हूं, मैं नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड तो करता हूं, पर मेरी डेफिनेशन में तो यूनिट वॉल्यूम वर्ड भी आया है, तो मेरी डेफिनेशन केवल नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल नहीं है, नंबर ऑफ आयंस डिवाइड बाय वी करोगे तभी तो पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो आप जैसे ही डाइल्यूट, तो आपको अगर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी आयंस अपॉन वी पे दिखानी पड़ी तो आपको आयंस में तो कुछ कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन डाइल्यूशन में उससे और ज्यादा तेजी से वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाते हैं डाइल्यूशन पर, और इसीलिए कप्पा बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है ऑन डाइल्यूशन पे। तो ये आगे जहां भी लिखेंगे उसका कनेक्शन इस डेफिनेशन से ही बनेगा। ऑल अदर्स विल डिपेंड ओनली ऑन आयंस, वो बढ़ जाएंगी डाइल्यूशन पे, पर यूनिट वॉल्यूम वाली चीजें जो है वो उल्टा ट्रेंड दिखाएंगी, डाइल्यूशन पे वो बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाया करेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के एंड में स्टामक एरिया वाली वो चीज लिख दे रहे हैं। स्टामक बना के इंपॉर्टेंट करके लिख दीजिएगा, कैपिटल ए सिंबल, कैपिटल ए वाला सिंबल एक्चुअली डिनोट्स, कैपिटल ए actually denotes area of electrodes capital A actually denotes area of electrodes in electrolytic solution which is dipped in electrolytic solution. Capital A actually denotes area of electrode which is dipped in electrolytic solution. और एग्जाम्पल करके लिख दें, अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में इलेक्ट्रोड्स आर हाफ डिप्ड ऐसा बोला गया था तो आप दिए गए एरिया का आधा ही अपनी कैलकुलेशन में एरिया यूज कर रहे होंगे। ए इफेक्टिव करके मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वो दिए गए एरिया के आधे के बराबर ही गिना जाएगा इफ लैंग्वेज इलेक्ट्रोड्स आर हाफ डिप्ड बोली होती तो। नाउ जैसा मैंने कहा, ये यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है ये रिलेटेड टू कुछ कुछ फिजिक्स की चीजें हैं। मेन जो आपके पैरामीटर केमिस्ट्री ओनली वाले हैं वो मोलर कंडक्टिविटी ये है। बिकॉज ऑफ वैलेंसी फैक्टर वर्ड मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल पाने के फॉर्मूले अवेलेबल होने की वजह से हम दोनों पढ़ते हैं, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोथ, कॉलरॉश लॉ भी हम दोनों तरह का पढ़ाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर मान के चलिए अगर आएगा तो लैम्डा एम वाला आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वर्ड यूज ही नहीं कर रखा, तो मोलर वाले पे प्रेफरेंस ज्यादा देनी है हमें। अब यहाँ पे एक बात वार्निंग सुन लीजिए, अगर आपने 10 अलग अलग टेक्स्ट बुक्स खोली और उसमें ये हेडिंग देम कंटेन दिस वर्ड एज मोलर कंडक्टिविटी,
Some of the books contain this as the word molar conductance. मोलर कंडक्टेंस. नाउ इससे पीछे अगर जाएं तो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी टोटली अलग ही चीज है. कंडक्टेंस तो 1/r वाले जी का नाम है, कंडक्टिविटी 1/ρ वाले का नाम है. तो टेक्निकली तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये एरर बुक्स में चलती चली आ रही है. जो सही शब्द है और होना चाहिए इज मोलर कंडक्टिविटी. एनसीईआरटी में भी यही नेम है, लेकिन आपको साथ में अगर क्वेश्चन वाले ने गलती से लिख दिया, क्योंकि आपको दिखेगा मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन में मोलर कंडक्टेंसेज आर ऐसा लिखा है, कंडक्टेंस बोलूंगा तो भी उसकी यूनिट वही लिखी आ रही होगी, और मोलर कंडक्टिविटी बोलूंगा तो भी उसकी यूनिट वही लिखी आ रही होगी. यानी ऐसे दो अलग अलग नाम नहीं है, वो उसकी खुद की भूल चूक लैंग्वेज में चलती आ रही है. तो इसी को मोलर कंडक्टेंस भी कहा गया है. मोलर में दो अलग अलग नाम की चीजें हैं नहीं, सेम चीज को किसी किसी जगह मोलर कंडक्टेंस बोल दिया जाता है. मोर करेक्ट नेम जो आप बोलने की कोशिश करोगे वो ये वाला है, मोलर कंडक्टिविटी. और मॉड्यूल में या बुक्स में देखेंगे तो दोनों ही नाम दिखेंगे आपको यूज में आते हुए, बट दोनों की यूनिट सेम ही दिखेगी. तो यानी कि उन नामों में कोई एरर नहीं है, बट वो एरर इन द लैंग्वेज चल रहा है. द करेक्ट नेम शुड हैव बीन मोलर कंडक्टिविटी. अब इसमें क्या अंतर किया गया है वो सुनिएगा. ये कंडक्टिविटी जो कप्पा है उसी का एक स्पेशल केस है. और जब भी आपने पहले कभी मोलर वर्ड किसी के पहले लगाया है तो वो 1 मोल की बात हो रही होती है. जैसे मोलर मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस. मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस 22.4 लीटर है तो वो 1 मोल का वॉल्यूम है. मोलर एंथैल्पी तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कंबस्शन वो सब 1-1 मोल की निकल रही होती है. तो जब मैंने बोला मोलर कंडक्टिविटी तो ये 1 मोल के लिए निकाली जानी है. मोल की पाबंदी है, वॉल्यूम आपने कैसा भी लिया हो उसकी पाबंदी नहीं. लेकिन जब ओरिजिनली कप्पा डिफाइन हुआ था तो उसने कहा बीकर में मोल कितने आई डोंट केयर, पर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए. तो उसकी पुरानी वाली बात और अब ये जो नई वाली बात चाह रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाना है आपको. तो कप्पा का आंसर तो कैसा रहा होगा, वॉल्यूम में यूनिटी चल रहे होंगे आप, मोल हो सकता है उसमें कम ज्यादा चल रहे हो. अब इसने बोला मुझे तो मोल में 1 चाहिए, वॉल्यूम कम ज्यादा लेना पड़े तो एडजस्ट कर लेना. तो फॉर्मूला बना इसके लिए कप्पा इंटू वी. कप्पा तक का फॉर्मूला तो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम में यूनिटी चल रहे हैं, मोल का पता नहीं. इंटू वी, उस वी का एक फिक्स नाम है, और उस वी का नाम है उतना वॉल्यूम जिसमें 1 मोल मिला हो. उतना वॉल्यूम जिसमें 1 मोल मिला हो. तो कप्पा का आंसर तो पहले वॉल्यूम में 1 रख के चल रहा था, पर मोल छोटे बड़े चल रहे थे. उसको जब आपने इंटू वी किया तो वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल मौजूद है. तो अब जब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है तो अब ये कौन सी कंडक्टिविटी आती है, जिसमें वॉल्यूम तो यूनिटी नहीं है, पर जितना भी वॉल्यूम भरा हुआ है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का मोल डेफिनेटली होगा, बिकॉज आप इस नाम में 1 मोल के लिए ही कंडक्टिविटी निकालना चाह रहे हो. तो व्हाट इज द डेफिनेशन, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस. कप्पा का ही नाम है, बट कप्पा जनरल वर्जन है. कप्पा कितने भी मोल का हो सकता था, वॉल्यूम की पाबंदी थी. तो कप्पा लिखने पे आधा मोल भी हो सकता है, 5 मोल भी हो सकते हैं. अब आप सोचिए यूनिटरी मेथड टाइप लगाना हो आपको, तो अगर मैंने बोला कप्पा का आंसर 5 मोल के लिए आया है, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो रहा होता, कप्पा डिवाइड बाय 5 करके 1 मोल का आंसर आएगा ना. तो आपको फॉर्मूला उसी तरीके से दिखेगा एडजस्टेड, जिसमें कप्पा वाला आंसर मॉडिफाई होके 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कन्वर्ट हो गया हो. लिखेगा डेफिनेशन, या जिसका एक दूसरा नाम मोलर कंडक्टेंस भी है. लिखेगा इट इज द टोटल कंडक्टिविटी. इट इज द टोटल कंडक्टिविटी provided by, it is the total conductivity provided by all the ions. It is the total conductivity provided by all the ions present in. It is the total conductivity ions present in 1 mole of an electrolyte. One mole of an electrolyte. Total conductivity provided by all the ions present in 1 mole of an electrolyte.
ये इन्वर्टेड वी जैसे सिंबल को जब भी मैं बोलूंगा, इसको लैम्डा बोलूंगा तो आपको ऐसा बनाना है, कैपिटल वी का इनवर्ट लैम्डा बोलने पे ये सिंबल बनाया करेंगे। सबस्क्रिप्ट में एम वर्ड फॉर मोलर लिया गया है। तो पढ़ने का तरीका फिलहाल इस फॉर्मूले का है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी। इसमें तो कोई 19-20 नहीं है, ये तो वही नॉर्मल डेफिनेशन से आया हुआ 1/ρ वाला कंडक्टिविटी है। लेकिन इसमें रैंडमली किसी भी वी की मल्टीप्लाई नहीं की जा सकती। वी के साथ शर्तें हैं कि उस वी को कैसा होना चाहिए। वो वी ऐसा वॉल्यूम है जिसमें डेफिनेशन के हिसाब से 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। कप्पा इंटू वी, कप्पा ढूंढने का तरीका वही होगा, आर रो एल बाय ए करते हुए आप रो के रेसिप्रोकल से कप्पा या जी इंटू जी स्टार से कप्पा ढूंढ के लाओगे। अब जिस भी क्वेश्चन में मैं आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछूंगा, मैं वो सब सामान तो दूंगा जिससे कप्पा आता हो या मैंने डायरेक्टली कप्पा दे रखा होगा। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए देयर विल बी नो डायरेक्ट वॉल्यूम गिवन, के इंटू वी करने को कभी भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन वाला आपको कुछ और ऐसा देगा जो वी निकलवाने के भी काम आ सकता है, या फिर मुझे वी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक नया फॉर्मूला उस चीज के टर्म्स में ही बन जाएगा। और वो होगा जो सॉल्यूशन भाग की कंसंट्रेशन, उसकी मोलैरिटी दी हुई आएगी। और वो मोलैरिटी आपको यूनिटरी मेथड से अलग से भी वी ढूंढवा सकता है, या मोलैरिटी के टर्म्स में ही आप लैम्डा एम का फॉर्मूला पढ़ लोगे और उसको सीधे याद कर लोगे। नेवर एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन वाला मुझे वो वॉल्यूम खुद बताएगा जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहा हो। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मुझे वी निकालना होता अगर मैं निकालता तो। मान लीजिए मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मैंने 0.2 दी है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में जब डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा कई बार करते थे कि जो उसकी डेफिनेशन है उससे कौन कितना कितना है वो समझ लो। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स इन 1 लीटर। तो अगर मैंने इतनी मोलैरिटी दी है तो आप खुद से यही बोलते कि मीन्स 0.2 मोल इलेक्ट्रोलाइट हैं इन 1 लीटर में। मैं इस फॉर्मूले में कौन सी चीज को किस यूनिट में रखना चाहता हूं, बैक टू उसी फॉर्मूले पे आ रहा हूं। मुझे यहां कंडक्टिविटी एस सेंटीमीटर इनवर्स में रखनी है, एस सेंटीमीटर इनवर्स में रखनी है। ये जो वॉल्यूम है इन सेंटीमीटर क्यूब वाला ढूंढना है। और इसकी पूरी यूनिट की बात करूं तो ये सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 मोल प्रेजेंट है। तो क्या बनेगी पूरी यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ऐसे ही बोलने में आएगा। तो अब आप मुझे इसकी यूनिट बता दीजिए, लैम्डा एम जो आ रहा है एस सेंटीमीटर इनवर्स में सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल मल्टीप्लाई हो रहा है। एस वहीं का वहीं रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोल इनवर्स। एनीथिंग विच इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, उसकी यूनिट में मोल इनवर्स तो दिखता ही दिखता, वो मोल इनवर्स इस यूनिट में है। सेंटीमीटर क्यूब पर मोल इसकी यूनिट है जो इस यूनिट में मल्टीप्लाई हुई। तो यहां जब आपने वापस मोलैरिटी को लिखा कि 0.2 मोलैरिटी का मतलब क्या है, ये लिखा 0.2 मोल मौजूद हैं 1 लीटर में। 1 लीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर क्यूब हुआ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यूनिटरी मेथड से उस वी वाले का मतलब पढ़िए दोबारा, सेंटीमीटर क्यूब में वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल दिखता हो। 0.2 मोल देखने के लिए 1000 लेना पड़ रहा है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 0.2 लिखते और इक्वल टू 5000 आता। ये आपका वी है जो यहां पुट होना है। क्वेश्चन वाला 5000 नहीं देगा, वो कप्पा देगा और आप मोलैरिटी से ये वी निकालते। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कप्पा दे रहा हूं और मैंने मोलैरिटी 0.2 दी है, तो मैं लैम्डा एम पूछने पे वी बराबर 5000 निकाल के फिर कप्पा इंटू 5000 करूं क्या? आपको 5000 किससे आया है वो दिख ही रहा है ना सीधे, क्या है वो 1000 अपॉन वो संख्या जिसको, दिस इज व्हाट मोलैरिटी वाज गिवन ना। यानी कि v के बदले क्या लिखना है,
1000 अपॉन m, तो फॉर्मूला यही वाला रटेंगे ना फिर, लैम्डा m बराबर कप्पा वहीं का वहीं है, v के जगह आ गया 1000 अपॉन m, ये वाला रटना है अपने को। v वाले रास्ते से नहीं निकालेंगे क्योंकि वो v दे ही नहीं रहा मुझे तो वो मोलैरिटी दे रहा है, तो वही वाला फॉर्मूला रट लूं जिसमें मोलैरिटी सीधे पुट हो जाए। तो आपको ये है फॉर्मूला जिसका कप्पा वहीं का वहीं चलता रहा। वॉल्यूम का मतलब क्या लेना था, और 1 मोल कंटेनिंग वॉल्यूम की वैल्यू 1000 अपॉन प्लेस कर दिया बाय द वर्ड्स 1000 अपॉन m, और m रखना चालू कर देंगे बस वहां। अभी करेंगे, थैंक यू, रुको थोड़ी देर। जितनी चीज ये बोर्ड पे लिखी है इसमें 2 मिनट अगले के अंदर अंदर में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो सेल्फ अंडरस्टूड है, सिमेट्रिकल आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है, मैं बोलूंगा टोटल कंडक्टिविटी पूरे आयंस ने मिला के जो दी हो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, तो केवल एक मोल वर्ड की जगह ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड बोलेंगे। यहां पे लैम्डा इक्विवेलेंट EQ करके शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, उसका फॉर्मूला शक्ल से K इंटू वी ही रहेगा, फॉर्मूला K इंटू वी ही रहेगा, लेकिन V वर्ड का मतलब बदल जाएगा। ऐसा वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकलता हो, वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट, चेंजेस दिखेंगे बस डेफिनेशन। इसकी यूनिट वही रहेगी, इसकी यूनिट में सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट दिखेगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद शुरू का हिस्सा वैसे ही रहेगा, यहां पर मोल की जगह EQ इनवर्स पर इक्विवेलेंट ऐसा बोला करेंगे। फिर यहां पे मैं मोलैरिटी की जगह अगर नॉर्मेलिटी दूंगा, और आप वैसे ही बोलोगे कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर, तो उतने ग्राम इक्विवेलेंट में है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने वॉल्यूम में होगा, करते करते आप इसी शक्ल के पाएगा, और अब V के मायने 1000 अपॉन n हो जाएंगे। एक याद है तो दूसरा याद है, बिल्कुल साइड बाय साइड मिरर इमेज टाइप ही चलेंगे वो, ठीक है। हेडिंग लिखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसी का जो गलत वाला नाम है बट बुक्स में दिख सकता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और करके उसे भी लिख दें। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस लिखिएगा। It is the total conductivity provided by all the ions present in 1 gram equivalent of an electrolyte. वापस बोल रहा हूं, इट इज द टोटल कंडक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रो। अब यहां से फॉर्मूले पे वापस आ जाएं। फर्स्ट फॉर्मूला देखने में शक्ल में वैसा ही है, K इंटू वी, K वी का, यहां पे V का मतलब है अब ऐसा वॉल्यूम जिसमें 1 इक्विवेलेंट निकलता हो, वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रेजेंट। अगेन क्वेश्चन में ये V डायरेक्ट दिया हुआ नहीं आया होगा, V के बदले मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी दी हुई आई होगी, और आप उस नॉर्मेलिटी से
जब v निकालेंगे तो आपको v के बदले 1000/n ही आता दिखा करेगा। वाले आर्टिकल में जहां लैम्डा m का फॉर्मूला 1000 कापा इंटू अपॉन मोलैरिटी वाला लिखा गया है, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, और इस बार जो लैम्डा EQ आ रहा है इस वाले को नंबर 2 इक्वेशन लिख दीजिए। पहले वाले जो खत्म हुआ था लैम्डा m कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और इस बार की ये मैथ्स ऑलमोस्ट रिपीटेटिव है, सिर्फ छोटे छोटे जगह पे अंतर है। पर मोल की जगह पर इक्विवेलेंट मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी वाली कंसंट्रेशन यूज में आ रही है, बिकॉज ऑफ आपको मोलैरिटी ने विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी फैक्टर, तो ये लैम्डा m और इक्विवेलेंट भी उसी वैलेंसी फैक्टर की मदद से आराम से आपस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। बस बस हो गया खत्म। अरे 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 बिल्कुल। इसके आगे से अब नेक्स्ट टर्न में प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे।